जम्मू भाई, आपके सामने मैं दो चेहरे रखता हूँ। आईना आपका है। एक तो गुजरात में हुआ, मोदी जी के जो बोल रहे थे शैलेंद्र भाई कि मोदी बहुत कमजोर है, या हमारे कई साथी इधर लिख रहे हैं। मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, ये देश में कोई करिश्मा कर नहीं पाया। नेहरू जी ने किया था, कितनी बार बने थे वो भी तीसरी बार बने थे। तो लेकिन लोकप्रियता में ज्यादा है नरेंद्र मोदी जी। दुनिया में डंका भी नरेंद्र मोदी जी का ज्यादा बजा है। उसमें डंका बजा नहीं करता था, उसमें मीडिया में भी खबरें कम आती थी। खैर, तो एक तरफ तो राहुल गांधी जा करके वहां उनकी लंका में जो है आग लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरी जमीन उखाड़ ली है। अब इसको कहते हैं ना, हमारे गांव में किसान जो खेती करते हैं ना जम्मू भाई, कहते हैं कि खेती करने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह कुड़ाई जरूरी है। तो हल जोतने का काम बहुत मजबूती से किया जाता है। जब तक मिट्टी को ठीक से जोतेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी जो जोतते हैं, जब खोदते हैं मिट्टी को, तो ऑक्सीजन अंदर तक जाता है, और फिर जो है उर्वरक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, फिर फसल लगती है और दबदबा करके बाहर आती है फसलें। तो वैसे ही जिस तरह से उन्होंने, राहुल गांधी ने आज किया है, उसमें लग रहा है कि अपनी ही मिट्टी के अपना खेत जो है जोत रहे हैं। बहुत दिन से जोताया नहीं था, 30 साल उन्होंने कहा कि 30 साल से यहाँ सरकार हमारी नहीं है। तो पहली बार खेत जोतने गए हैं, अभी तो दो चार बार जोतना पड़ेगा, एक एक बार में होता नहीं है। दूसरी तरफ जो है ट्रंप जो है, क्या सनक गए हैं क्या, बार बार मोदी जी पे क्यों हमला कर रहे हैं? मोदी जी से क्या दुश्मनी है? मोदी जी तो उनको देश दोस्त है, भारत भी उनका दोस्त है। भारत अगर हट जाए उनके रास्ते से, भारत कहे कि हम अमेरिका को बैन करते हैं, तो भारत अपना सामान कहाँ बेचेगा? इजराइल में जाके बेचेगा। जम्मू भाई। धनंजय भाई, ऐसा है कि इतने प्रबुद्ध चैनल में आप इतने गंभीर सवाल अगर हम पे दागेंगे, और फिर आप कहेंगे कि भाई आखिरी बैट्समैन जो होते हैं वो मैच जिताने चाहिए, तब नहीं, तो बैट्समैन नहीं बोलता, मैं आपको बोलता हूँ जो फुटबॉल का मैच होता है ना जम्मू भाई, तो जो जो बैक होता है, हाफ बैक उसको बोलते हैं, वही सबसे बड़ा ताकतवर, वही असली चीन की दीवार है। उसको अगर लांग गया तो फिर गोलकीपर के मत्थे से चला आता है। गोलकीपर, गोलकीपर यानी मैं, एंकर। तो इसलिए आप वो है। चलिए ठीक है। तो आपकी अपेक्षाओं पर शैलेंद्र भाई मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराना भी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी और गुजरात, गुजरात जिसने महात्मा गांधी देश को दिया और दुनिया को दिया, लेकिन वही गुजरात गांधी को स्वीकार करने से, अपनाने से जो है नकार रहा है। वही गुजरात है जहां सरदार पटेल देश को दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत आसानी से उसी गुजरात ने गोडसे को अपना लिया, और इतना द्वेषी जो कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो दौड़ है, उस दौड़ में गुजरात ये साबित करना चाहता है कि हम सबसे आगे हैं। और इसीलिए भारतीय संदर्भ में क्रूर यानी सांप्रदायिक शक्तियां या भारतीय फासिस्टवादी शक्तियां, क्योंकि फासिस्ट शब्द से लोग समझ नहीं पाते कि भारत में भी कोई फासिस्ट हो सकते हैं। अब उसका क्या सरलीकरण हो सकता है, मैं अब तक तो ढूंढ नहीं पाए। एक तो सांप्रदायिकीकरण ये तो है, एक दूसरा सही शब्द क्या वही ये है जो है फांसीवादी बोलते हैं हिंदी में उसको, इसे। ना ना, वो फांसीवादी बोलने के बाद लोग भारत में ये समझ नहीं पाते कि फांसीवादी संगठन कौन सी है। तो क्योंकि भारत में उस वैसा चेहरा नहीं दिखता अभी भी आरएसएस का, लेकिन भारतीय संदर्भ में फांसीवादी संगठन कौन सी है, और उसको अगर फांसीवादी के फ्रेम में देखना है तो भारतीय शब्द क्या हो सकता है, भारतीय जनमानस को वो आसानी से समझ सके ऐसे क्या शब्द हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एक तो सांप्रदायिकता, और दूसरा यह है कि ब्राह्मणवादी सोच या ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे जिनका यकीन है, पेशवाई पे जिनका यकीन है, वही भारतीय संदर्भ में फांसीवादी है। जिनका यकीन चातुर्वर्ण में है, जिनका यकीन जाति व्यवस्था पे है, जिनका यकीन गैर बराबरी पे है, जिनका यकीन
श्रेष्ठ और कनिष्ठता पे है, जिनका यकीन अधिकतर लोग, बहुजन समाज, मेहनत का समाज, ये ज्ञान से वंचित रहना चाहिए, या वो ज्ञान हासिल ही नहीं कर सकते हैं पैदाइश, और ज्ञान मुट्ठी भर लोगों के पास होना चाहिए। ये जो धारणा और ये जो समझ जिस संगठन संस्था की है, वही इस देश की फांसीवादी संगठन है। और इसीलिए अब बड़ा मतलब लोग कहते हैं गुजराती तो बड़ा मीठा बोलता है, गुजराती लोग देखो कितने अच्छे होते हैं। सब्जी में मीठा मैं डाल के भी खाते हैं, सब्जी में मीठा, दाल में मीठा। अरे कब वो आपका निकाल लेंगे पता नहीं चलता है। तो मेरी पत्नी जो है आधी गुजराती आधी राजस्थानी है, ध्यान रखिएगा। एक बार हाँ, मेरे ठीक है। मेरे पिताजी गुजरात उजरात घूम के आए तो गुजरातियों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने उनको मैं झल्ला गया थोड़ा सा। मैंने बोला इतने शांति प्रिय है और इतने शालीन लोग हैं, तो गुजरात का नरसंहार कैसे हो गया गुजरात में? आपने देखी नहीं, मैंने कहा टीवी में किस तरीके से कारों में आकर दुकानें लूट रहे थे? आपने देखा नहीं गुजरात की सड़कों पर किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार करके मानवता का खून बहा रहे थे? क्या यह संभव है किसी शालीन समाज के साथ इतने क्रूर व्यवहार? तो एक ये पहली है। आखिर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हर राज्य में कोई ना कोई ऐसे किरदार है जिसको लेके वो राज्य गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन गुजराती गांधी को अपना गौरव नहीं मानने को तैयार है। मतलब देखिए कितनी आसानी से गुजरात की स्मृति में गांधी इतने कमजोर है कि उस स्मृति में बहुत आसानी से ये सांप्रदायिक शक्तियां, नफरत पे यकीन करने वाली शक्तियां, गोडसे का उदात्तीकरण करने वाली शक्तियां, हिंसा पर खुश होने वाली शक्तियां आसानी से उनके दिलों में राज कर लेती है। और आपने देखा है एक एक पिछले 5 साल से या 6 साल से एक हिंदी में टीवी चैनलों पे आता है कलर्स में, वो क्या है वो गुजराती चश्मा, उल्टा चश्मा, क्या नाम है उसका? जो भी नाम है, तारक तारक मेहता का जो है वो तारक मेहता का सीरियल, उल्टा चश्मा। उल्टा चश्मा, वो सीरियल अगर आप बारीकाई से देखेंगे तो क्या है, वो सीरियल उस मानसिकता को बनाने, स्थापित करने में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है, और खास करके मध्यम वर्ग का बहुत चहेता सीरियल है। जिस सीरियल में आपने तमिलियन को रखा है, सिख को रखा है, गुजराती को रखा है, और पूरा बिहारी को नहीं रखा। भाई अब बिहारी तो मैं इस संदर्भ में देख रहा हूँ, आपने सिख रखा है, जैन रखा है, हिंदू रखा है, बंगाली रखा है, बंगाली रखा है आप, और वो पूरा सीरियल एक जो है ना, मतलब दोपहर के क्षण में खाना खाना वाना खा के घर के काम होने के बाद बैठ के जो गप मारते हैं, गॉसिपिंग होती है, शुद्ध गॉसिपिंग है। और एक बिल्डिंग के अंदर बैठकर मध्यम वर्ग, उच्च मध्य वर्ग जिस तरीके की बकवास करते रहता है, उसका स्तर इतना कम है उस सीरियल का, मतलब गॉसिपिंग से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन सालों से चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि उस सीरियल में मुस्लिम नहीं है। है। मैंने नहीं देखा, वो एक बार आया था, लेकिन वो नहीं, बहुत बार आता अलग, है, दुकान चलाता है, वो मुस्लिम ही है। हम भी कभी-कभी देखते हैं, भाई मेन हमारी पात्र में पत्नी नहीं है, देखती रहती है। वो जो मेन पात्र है ना कमरे के अब्दुल अंदर, शायद नाम है, अब्दुल नाम है उसका, है। वो दुकान में है, हाँ, दुकान लेकिन में सामाजिक सामाजिक नहीं है। रूप से, सामाजिक रूप से वो जो है ना, वो जो 8-10 फैमिलीज मिलकर हाँ, ये फैमिली खाना वाले में नहीं खाते है। हैं। हुँ, हाँ, मतलब एक्सक्लूडन है ना, हुँ, सोसाइटी में नहीं है मुस्लिम, सोसाइटी में नहीं है जी। हाँ, और वो जो बिल्डिंग उन्होंने बताई अपार्टमेंट, सही बात। उसमें नहीं है। मतलब उसमें नहीं है जी। जो गुजरात
और जो मतलब ये आरएसएस और भारतीय सांप्रदायिक शक्तियां जो है उनका मनोरंजन का ये स्तर और उनकी जो एक समझ है उसको कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उतारा है कि गैर मुसलमान समाज, और उसको, और ये इतना बढ़िया चलता है, लोग मस्त पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं। मतलब इतने वर्षों से इस प्रकार का फुअड़ सीरियल को जब लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उस मानसिकता को बनाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी से सवाल गुजरातियों का और गुजरातियों के लिए गांधी का सवाल, इसको जिसको बोलते हैं ना कि सांस्कृतिक स्तर पर इसको डिकोड करने की जरूरत है, और उस गुजराती समाज से ये सवाल खड़ा करने की जरूरत है, अगर आप इतने मीठे हैं तो आपको हिंसा में मजा क्यों आता है? आप इतने अगर मीठे हैं तो आपकी धरती पे दंगे क्यों होते हैं? आप अगर इतने मीठे हैं तो आपकी सड़कों पर मानवता का खून क्यों बहता है? आप अगर इतने मीठे हैं तो इस देश को इतना जहरीला निकम्मा प्रधानमंत्री और इस देश को एक जिसको बोलते हैं कि क्रिमिनल गृह मंत्री आपने भेंट में देकर पूरे देश के साथ आपने मजाक किया है। आपको गुजरातियों के उस कोड को आपको टच करना होगा जहां गुजराती जो है ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ, कहीं तो भी हमारी सोचने और समझने में गड़बड़ी हो गई। क्या है वो गुजरात जहां हकों की लड़ाई, ये बात हम भी जानते हैं, वहां आदिवासी बड़े पैमाने पे उनका संघर्ष है वहां पर, लेकिन इन जनरल कोई विरोध का स्वर नहीं है। जब गुजरात की असेंबली होती है कोई मोर्चे वहां नहीं निकलते हैं, वहां मजदूरों के आंदोलन को खत्म कर दिया गया है और कौड़ी के मोल पर पूरा गुजरात टाटा और अंबानी और अडानी को बेच दिया गया है। तो इतने मीठे बोलने वाले गुजरातियों ने गुजरात की संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बिकते समय गुस्सा क्यों नहीं हुआ उनको? ये गुजरातियों से बात इस लेवल पे आपको करनी होगी। तो मुझे लगता है कि गुजरात एक अलग लेबोरेटरी है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, देखिए राहुल गांधी 2014 से लेके 24 और 25 इस कांग्रेस को खड़ा करने का सवाल हो या फिर सरकार से नरेंद्र मोदी से सवाल करने का सवाल हो, और देश के अंदर मोदी, आरएसएस, बीजेपी, ये जो पूरा नैरेटिव जो बनाया गया है 14 से, उसमें अगर जिसको कहते हैं कि एक पत्थर मारने का सवाल हो, जिसमें हम कह सके कि उस पूरे नैरेटिव से बाहर निकालने का जहां तक सवाल हो भारतीय समाज को, इसमें अगर किसी राजनेता ने बड़े ईमानदारी के साथ प्रयास किया हो और उसके लिए काफी शारीरिक श्रम किया हो, वो अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। इस पे मैं मतलब हम और आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, कुछ पार्टियों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को खड़ा करने, देश के अंदर लोगों से जुड़ने और देश के अंदर जो माहौल है, इस माहौल में बदल लाने के लिए खुद जिसको कहते हैं ना, सिर्फ भाषण और रिपोर्टिंग करके चले जाए नहीं, खुद शारीरिक श्रम करके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, चाहने वालों में, मतदाताओं में, उनमें एक जोश और आत्मविश्वास करने के लिए जो कड़ी मेहनत आज हिंदुस्तान का एक भी राजनेता, चाहे दाएं बाएं जो भी हो, एक नेता
अरे जिसको अपन बड़े पदों पर रहने वाला 5 किलोमीटर नहीं चल सकता, मैं बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12 पांच किलोमीटर कहाँ को चल किलोमीटर 12 किलोमीटर कुंभ नहाने के लिए किसी नेता को चलते हुए देखा? तो मैं राजनीति में क्या है, वो राजनीति आदमी करने 25 वालों का। किलोमीटर डेली चल रहा था। मैंने शुरुआत में कहा जम्मू भाई कि मैं नहीं चल सकता 25 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक मैं चल लेता हूँ, 25 किलोमीटर नहीं चल सकता। तो वो आदमी 25 किलोमीटर चल रहा है डेली, बिना वो पाँव में छाला आए और बिना पट्टी बांधे। मतलब एक नेता मेरे को जो राज्य कमेटियों का हो, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, राज्य सही राज्य बोल की रहे कमेटियों का हो, केंद्रीय कमेटियों का हो, और ऊंचे पदों पे हो। मतलब मतलब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में भी 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर रोज चलने वाले कितने निकलेंगे मैं नहीं जानता, शायद एक भी नहीं निकल सकता। एक आधे निकल जाए, अगर हिम्मत कर दे तो शायद सचिन पायलट निकल जाए, उम्र भी है। हैं। लेकिन जम्मू भाई ये कावड़ भी हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं। हाँ, तो ये मजाक नहीं है। मैं देखिए, भारतीय जनमानस को अगर समझने की कोशिश करें तो ये भारतीय जनमानस अलग किस्म का है। ये उनके बीच में काम करने वालों को वो तरहीस देता है। वो ऊपरी ऊपरी बात करके आप बड़े शब्दों को यानी जार्गन में बात कर ले तो वो जगह नहीं बना सकते। वो इंटेलेक्चुअली बहस कर ले, लेकिन हाँ, मतलब बहुत मुश्किल काम है ये। और ऐसे परिस्थिति में मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी का सबसे मजबूत, अगर मैं समझ पाया हूं दूर से, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो उनका है वो उनका नैतिक बल है, बस। बिल्कुल सही। नैतिक बल है, और जिसका मोदी जी में चेहरे पे सर्वथा अभाव है। हाँ, जिसका मोदी जी में सर्वथा अभाव है। सर्वथा भाव नहीं पास में आया भी नहीं है, पास अभाव से नहीं, गुजरा भी नहीं वो है। नैतिकता पे विश्वास नहीं करते हैं। मोदी नैतिकता पे सही है, विश्वास नहीं करते। सही है। नैतिकता अभाव की भाव चिड़िया क्या का है? नाम। हाँ, उन्हें क्या ले जो, वो तो नरसिम्हा पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जेनोसाइड तो उनका हथकंडा है, घुड़से उनका हीरो है। नैतिकता का कहाँ सवाल आएगा? नैतिकता का सवाल नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि, और दूसरा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी ईमानदारी, मतलब आदमी को अंततोगत्वा ईमानदार खुद से होना होता है। The last quest to prove yourself honest is not in the eyes of the beholder, it is in the eyes of yourself, जिसको कहते हैं। तो उस जो नई ईमानदारी जो खुद के साथ होती है, उसमें वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ताकतवर है, और लोग उनको उस नजर से देखते हैं कि यार ये आदमी ईमानदार है। यानी उनसे जो जाके गले लगने का जो प्रसंग होता है ना, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, ने बुजुर्ग महिलाएं वो अपने राहुल गांधी को अपना बच्चा समझती है, बेटा समझती है जब वो गले लगती है तो। और जब लड़कियां गले लगती है तो उनको ऐसा लगता है कि एक गर्मजोश, एक फील मिलेगा मुझे, एक को हिम्मत मिलेगी मुझे। तो ये इस देश के अंदर ऐसे माहौल में इस तरीके का एक एक बड़े कुत्ता आ गया, कनेक्ट। कुत्ता आ गया, एक कुत्ता आ गया, भगा नहीं दीजिए, कुत्ता आ गया। अरे यार साला कुत्ता आ ही जाता है। कहाँ यार जा रहे हो? उधर हड़िया ढमना, इधर कहाँ आ जाते हो? हट। हाँ, भाग गया, भगा दिया। तो ये राहुल गांधी राहुल गांधी की फिलहाल, जिसको मैं कहता हूं कि आप सिर्फ नैतिकता के धरातल पर इस देश का भूख का समाधान नहीं ढूंढ सकते। आप नैतिकता के धरातल पर इस देश के बेरोजगार नौजवानों का रोजगार नहीं खोज सकते। नैतिकता के धरातल पर आप इस देश के अंदर दबे कुचलों को आप सम्मान नहीं दिला सकते। अंत तो गत्वा अगर आपको इनको एड्रेस अगर करना है तो एक आपको कहीं ना कहीं उन आर्थिक नीतियों की बात करनी होगी जिन नीतियों के चलते इस देश के किसानों को जिसको कहते हैं ना कि एमएसपी मिलेगा।
जिस नीतियों के चलते इस देश के आदिवासियों को उनके जमीन और जंगल पे अधिकार मिलेंगे, जिन नीतियों के चलते इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इस देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में देश के युवाओं को जो है वो जोड़ सकेंगे। नहीं तो ये इस पर अभी तक वो आ नहीं रहे हैं। ये बात सही है कि जिस वक्त वामपंथ राजनीति में इतना कमजोर हो गया, इसलिए वामपंथ जिनकी राजनीति करता है वो श्रमजीवी जनता, राहुल गांधी ने उस श्रमजीवी जनता को राजनीति के केंद्र में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब वो ड्राइवर से मिलते हैं, जब वो नाई से मिलते हैं, जब वो खेत मजदूर से मिलते हैं, जब वो चमार से मिलते हैं, जब वो गैरेज में काम करने वालों से मिलते हैं, ये एक प्रतीक है। ये प्रतीक ये है कि आप है समाज में, आपके वजह से समाज है। तो ये जो मेहनत कश तबका है जिसकी राजनीति कम्युनिस्ट पार्टियां करती है, आज राजनीति में उनकी बहुत बहुत पीछे हट हो गई है। तो ये जो मेहनत पसीना बहाने वाला जो समाज है उसको राजनीति में जिंदा रखना, ये काम जो है बहुत खूबी तरीके से राहुल गांधी ने निभाया है। लेकिन राहुल गांधी जब तक इनकी बात नहीं करेंगे कि अंततोगत्वा तुम जिनके यहाँ जाते हो उनकी जिंदगी में या उस कौम की जिंदगी में बदल कैसे आएगा, तब तक तो बात ठीक है। वो एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजिशन, एक ऐसी अवस्था कि जहां लोकतंत्र एकदम सिकुड़ा हुआ है, जहां एकदम सत्ता एक अधिकारवादी हो गई है, जहां भय का इतना जबरदस्त बोलबाला है, जहां डिसेंट विरोध की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी जो है वो एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश के अंदर अभी भी जन आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि एक तरफ वो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करते आई है, पावर पॉलिटिक्स करने में विश्वास करती है। वो एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इसीलिए उसकी दिक्कत यह है कि वो ज्यादा दिन अगर सत्ता से बाहर रहेगी तो नीचे से रिसाव हो जाता है। बीजेपी क्योंकि उसका कांग्रेसीकरण बहुत जल्दी हो गया 10 साल में, तो जब वो सत्ता से निकलेंगे तो जाने उनके यहाँ किस तेजी से लोग उनको छोड़ के भाग जाएंगे इसका अंदाजा ही नहीं होगा। भरत भाई ने सही कहा कि कम्युनिस्ट ही एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रीम है जिन्हें वोट मिले ना मिले वो लगातार लड़ते रहते हैं क्योंकि वो सत्ता की राजनीति में नहीं है। तो कांग्रेस बेसिकली सत्ता के राजनीति में है, बीजेपी बेसिकली सत्ता के राजनीति में है। तकलीफ यह है कि बीजेपी के साथ एक ऐसी संस्था है जो मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, जिसका नाम है आरएसएस। इस प्रकार का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीति के बाहर एक ऐसी संस्था जो आइडियोलॉजी का काम करती है, ऐसी कोई संस्था किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रीम को नहीं है। अब रहा ट्रंप साहब का, देखो कभी कभी तो मैं ट्रंप की जो बात है बड़ी मजेदार बात है। ट्रंप ने क्या कहा कि भाई अब मैं तुम्हारे सीमा और तुम्हारी लड़ाई के लिए पैसे नहीं दूंगा। ये बात ट्रंप ने कही, हम इस पे पैसे अब लगाएंगे नहीं, हमारा बहुत खर्चा हो रहा है इसमें। तो क्या कहता है वो कहता है आप अपनी लड़ाइयां लड़ो लेकिन हथियार हमसे खरीदो। अब ट्रंप और अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट खुले रूप से दुनिया में मुल्कों को कह रहा है कि लड़िए, आप अगर लड़ सकते हो तो, लड़ना चाहते हो तो, लेकिन रसद की उम्मीद अब अमेरिका से मत करो। आप
हथियार हमसे खरीद लो, बस हम सिर्फ आपको हथियार बेचेंगे। दिस इज वन। अब ये भाषा जिनको समझती है, जिन मुल्कों को अगर लगता है कि हम हथियार नहीं खरीद सकते हैं और ये अगर हमको एड भी नहीं देना चाहते हैं, तो फिर क्या रास्ता अपनाएं? या शांति का रास्ता अपना लो, युद्ध विराम का रास्ता अपना लो, या फिर लड़ लड़ के मर जाओ। दूसरी बात यह है, जो नाफ्ता की बात हो रही है, ये तो 3 मुल्कों के बीच में बना हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, और ये बना ही था 1992 में, इसलिए कि ये तीनों देशों के बीच में इंपोर्ट, आयात और निर्यात के जो टैक्सेस है, ड्यूटीज है, इसको ये करने का, इसमें उनको ऐसा लगता है कि भाई इसके वजह से इनके अपने देश के कई कारखाने बंद हो गए, और उनको ये लगता है कि अपने देश के अगर कारखानों को मुझे शुरू करना हो तो भाई ये अब टैरिफ को चेंज करना होगा। और दूसरे तरफ भारत के मसले में वो ये कहते हैं कि भाई हम जो सामान बेचते हैं उसमें जैसे कार है वगैरह, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, तो और आपसे जो हम लेते हैं उसमें हमारा ड्यूटी कम है, तो अब हम ये नहीं चलने देंगे। और ये चलने नहीं देने के दबाव में हो ये रहा है कि ये सरकार 56 इंच की जो सरकार है, ये सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कम करते चले जा रही है। अमेरिका के इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसमें ये पिछले 15 दिनों में बहुत कटौती कर दी है मोदी साहब ने। आंख दिखाने वाले मोदी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, अडानी जो है वो कमजोर कड़ी बन गई है भारत सरकार की, क्योंकि वो जो निकला था ना वारंट, वो वारंट, उसमें अमित शाह का भी नाम है, उसमें डोभाल साहब भी है, उसमें अडानी साहब भी है, और अमेरिका इसको बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 नाम ऐसे लिए हैं जिसपे मोदी साहब जो है, नरेंद्र मोदी, सब कुछ सह लेंगे, लेकिन ये 3, क्योंकि उधर अडानी के अंदर जाने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अंदर से इतनी खोखली हो गई है कि मतलब अमेरिका 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है अमेरिका, और भारत 2.5% 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो 2.5 ट्रिलियन वाला कितना बोल सकता है जब 30 ट्रिलियन वाला डंकी की चोट में बोल रहा हो, और 2.5 ट्रिलियन का सबसे बड़ा पूंजीपति जिसको लगभग देश बेच दिया गया है, वो अरेस्ट हो सकता है, उस देश का गृह मंत्री अरेस्ट हो सकता है। तो मोदी इतना अंदर से घबराए हैं और अमेरिका ने घेर लिया है कि तुम ना आंख दिखा सकते हो, ना जबान चला सकते हो, तुम सिर्फ घुट घुट कर हमारे वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम किए बगैर तुम्हारे पास दूसरा चारा नहीं। तुमने थोड़ा सा भी इधर आवाज उठाने की कोशिश की, कब हम तुम्हारे अडानी को उठा लेंगे, कब तुम्हारे डोभाल को उठा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में आज दुनिया में वो खेमा नहीं है कि अगर अमेरिका अपने 7 बेड़े भेज देगा तो वहां से रूस खड़ा हो जाएगा। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। कोई भी देश कमजोर अर्थव्यवस्था के दम पर अपनी मजबूत जबान नहीं चला सकता। मजबूत जबान चलाने के लिए फिर वो एक वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि आरएसएस साम्राज्यवाद के साथ है, आरएसएस पूंजीवाद के साथ है,
आरएसएस जो है वो चाहता था अमेरिका इजराइल के साथ भारत का अंतरराष्ट्रीय एक्सेस बने, तो इसीलिए मोदी कुछ नहीं कर सकेंगे। आज डॉलर अगर 87 रुपए हो गया है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज भारत अपनी ईंधन का 85% ये अमेरिका से ही लेता है। मुंह तोड़ जवाब अगर देना है और रुपए को गिरने से बचाना है तो आज अमेरिका से जितना हम ईंधन लेते हैं, जिस दिन हम उसका 50% अमेरिका से लेना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी रुपया तेजी से मजबूत हो जाएगा। क्या लेकिन भारत सरकार कर सकती है? क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच का जो व्यापार है, इसमें भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदता है। जिस दिन हम कच्चा तेल उसका कम कर देंगे तब हमारा रुपया बढ़ेगा, लेकिन भारत सरकार वो करने की स्थिति में नहीं है। तो एक अजीबोगरीब हमारी स्थिति है। हमने इस 10 साल में इस देश की जनता के साथ झूठ बोला है। देश की गटर मीडिया, कमर्शियल मीडिया ने मोदी को इस तरीके स्थापित किया जैसे दुनिया का सबसे बलवान प्रधानमंत्री है जो टेलीफोन से युद्ध रुकवाता है। इस प्रकार का झूठ, इस प्रकार का एक काल्पनिक भारत की तस्वीर और इस सरकार की तस्वीर को जो बुना गया है, और उसके नीचे जो असलियत ये है कि देश बर्बादी के कगार में है। इसलिए ट्रंप भारत की असली ताकत को जानता है। 2.5 ट्रिलियन ये जानता है। जीडीपी भारत की कम हो रही है, ये ट्रंप जानता है। ट्रंप जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो खत्म हो गया है। और ट्रंप ये भी जानता है कि भारत के जो मार्केट है इसमें चीन ने, मतलब जिसको बोलते हैं ना कंज्यूमर गुड्स, रोजमर्रा के, इसमें चीन कब्जा कर लिया है और इनका पूरा उद्योग चौपट हो चुका है। इसके लिए भारत के पास कोई इस प्रकार से रास्ता नहीं है सिर्फ दबने के सिवा। और भारत ने इसी झंझट में दोस्तों को खोया है। जो भारत 174 देशों का नेतृत्व करता था, नई आर्थिक नीति आने के बाद वो घटते घटते, और मोदी साहब आने के बाद उनको 2 ही देश चाहिए, एक अमेरिका चाहिए, दूसरा इजराइल चाहिए। इसलिए इस 10 सालों में भारत की सीमा से लगे हुए एक भी देश आज भारत का दोस्त नहीं है। बांग्लादेश आखिरी का दोस्त था, वो भी हमने खो गए। नेपाल हम खो गए, श्रीलंका हम खो गए, पाकिस्तान तो मतलब हम सब कुछ खो जाए चले जाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। इसमें ही हम सबको एक संतुष्टि का भाव इस देश के नंगे भूखों के जहन में भर दिया गया है। तो इसके लिए ट्रंप जो कह रहा है, भाई वही भाषा ट्रंप कनाडा के लिए तो नहीं कर पा रहा। कनाडा तो बहुत छोटा मुल्क है ना, और वो तो एकदम सटा हुआ है। एक मिसाइल दाग देगा तो कनाडा के अंदर कई शहरों में मिसाइल दाग देगा। क्यों राहत दे रहा है? मैक्सिको तो पड़ोसी मुल्क है। भारत में भी मिसाइल आने को बहुत समय है, अमेरिका से बहुत दूर है। तो ये बातें समझने की जरूरत है। इसलिए ट्रंप इस वक्त इस प्रकार की बकवास करने की स्थिति में है, और मोदी इस वक्त जो है कुछ नहीं बोलने की स्थिति में है, क्योंकि अडानी उसके बाद डोभाल, क्योंकि हीरा मोती दोनों जो है खतरे में है। हाँ, और अमित शाह, ये तीनों खतरे में है। जी बिल्कुल सही है, बहुत सही, बहुत सही। जम्मू भाई थैंक यू। कुछ बोलना चाह रहे हैं शैलेंद्र भाई और प्रफुल्ल भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारे एक साथी बहुत समय हो गया है। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता था कि ये रहीम कवि को याद कीजिए। उन्होंने कहा, रहीमन ओछे नरन को बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। करेक्ट है,
करेक्ट। और देखिए 10 सेकेंड और दिए, 20 सेकेंड। इंडिया अनबाउंड एक किताब थी गुरचरण दास की। गुरचरण दास ने दिल्ली में कहा था जब वो कोका कोला से लौट के आए थे तब, कि इस देश में बाजारवाद का कुछ नहीं हो सकता, जिस देश का आदर्श गांधी है, जो एक फटी हुई धोती में पूरी उम्र गुजार देता है। अभी शैलेंद्र भाई इसकी चर्चा कर रहे थे। तो गुरचरण दास ने कहा था, किताब लिखी थी इंडिया अनबाउंड, संक्षिप्त में नाम है, और है फ्रॉम ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन दिस दैट एज। और दूसरी बात, जब गुजरात की बहुत चर्चा हो रही है तो जरा जोना भाई ठक्कर को याद कर लीजिए। ये जिन्ना के पूर्वज थे जो गुजरात से ही थे। तो गुजरात हो या कहीं हो, उनका गौरव है। तो गुजरात में राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक ये है और एक ये है, तो ये पुराना सच है। बहरहाल काफी समय हो गया है, फिर कभी बात करेंगे इन मुद्दों पर। जी बस आखिरी चलते चलते मेरा बस एक कमेंट है कि दुनिया में रास्ते बहुत हैं और रास्ते लोगों ने लिए। वेनेजुएला ने अपने समय में रास्ता लिया, क्यूबा ने अपने समय में रास्ता लिया, उनके बगल में रह के ये रास्ता लिया। लेकिन इसके लिए नेता के पास नैतिक बल और त्याग की ताकत होनी चाहिए और अपनी जनता के प्रति सच्चा समर्पण होना चाहिए और जनता को जैसे वो ट्रूथ से जैसे परिचित कराते रहें, ये होना चाहिए। अभी अभी पेड्रो ने जैसे किया, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना विमान भेज के अपनी ताकत का एहसास कराया। बहुत छोटा सा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी भी बहुत कमजोर है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा नेता जैसे चाहता क्या है। अगर हमारा नेता जैसे पूरा जैसे देश को सिनोनिमस बना देता है अडानी का और अडानी की गर्दन फंस जाती है तो उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। तो ये जो दिक्कत है मोदी की, ये दिक्कत जैसे उनके पर्सनालिटी की दिक्कत है, पड़ोसे गए उस झूठ का पर्दाफाश भी है। असल में दुनिया में अक्सर होता है कि इतिहास के जो तथाकथित नकली नायक होते हैं उनका अंत त्रासद प्रहसन के रूप में होता है और दुनिया ये त्रासद प्रहसन देख रही है कि कैसे कमजोर और गिग्गी बांधे हुए, दीनहीन चाकर की मुद्रा में हाथ बांधे हुए जैसे 56 इंच का सीना वाला खड़ा है और एक आदमी जैसे डिक्टेशन पे पूरे मुल्क को लिए हुए है। ये बहुत शर्मनाक भी है, दुखद भी है। और जम्मू भाई ने ठीक ही कहा कि राहुल गांधी अपने इस नैतिक ताकत के जोर से ही इस लड़ाई को लड़ पाएंगे और उनके इर्द गिर्द वैसी तमाम ताकतें जो समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य बोध में आस्था रखती हैं और जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्नॉलेज करना चाहती हैं, उनको मोबिलाइज होके बहुत मेहनत के साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और दिमाग को जो कैप्चर किया गया है तो वो एक कंसिस्टेंट और लंबी लड़ाई की जरूरत है और वो लंबी लड़ाई चलेगी। हमको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता के पास अभी भी वो पोटेंसी बची हुई है और दुनिया के हर मुल्क की जनता के पास बचा होता है जब उनका जीवन संकट में पड़ता है। तो इसी संकट के गर्भ से जवाब निकल आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सही बात, सही बात। हमारे एक साथी कह रहे हैं, क्या नाम उनका I नाम है, totally agree what अनवर Shailendra हुसैन has कह said. रहे हैं। अनवर हुसैन कह रहे हैं कि सर कुत्ता आया आपने भगा दिया, भौंका क्या उसने? अब कहाँ भौंक तो रहा था लेकिन उसकी आवाज हम समझ नहीं पाए। हम कुत्ता नहीं है इसलिए समझ नहीं पाए, होते तो समझ लेते। अब एक आखिर लाइन में बोलूं प्रफुल्ल भाई, आपने जो कहा उसकी एक और है, रहीम जी का ही है कि अब रहीम मुश्किल बड़े गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। तो ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति में पहुंच गए हैं, हमारे देश को पहुंचा दिया है। आरएसएस को यही पहुंचना था, वो सही जगह पहुंचा है। मोदी जी ही सबसे बड़े फल है आरएसएस के। आरएसएस का जो पेड़ उगा था 100 साल में, जो फल आया 90 साल में, वो यही फल था। अब इसके बाद ये आखिरी फल है, अब मैं कोई फल नहीं आएगा। आरएसएस, देखिए आरएसएस का ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसको कहेंगे ना, हाँ वो मोदी ही है, हो सकते हैं। बिल्कुल सही, मूल फल आरएसएस यही जिस है। विचारधारा को मानती है उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो मोदी ही हो सकते हैं। हाँ, और उसका बीज जो है अगला नेक्स्ट जनरेशन, वो आदित्यनाथ। अब वो पता नहीं वो फल देंगे या क्या होंगे, मुझे नहीं पता, नहीं नहीं, वो लेकिन फल नहीं देने वाला, एकदम आश्वस्त रही है। जी मनुष्यता के सामने जैसे बहुत बार ऐसे गहरे संकट आए हैं और उसने उसका जवाब खोज लिया है। हिटलर भी जी एक ऐसा ही संकट था, उस संकट का जवाब जर्मनी ने खोजा था। हम लोग भी खोज लेंगे भाई मिलजुल के।